बजट पर चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर चाय की दुकान और कॉफी की दुकान, और अब तो हमारे हाथों में प्याले भी आ गए हैं। जी बिल्कुल, कुल्हड़ और कप का फर्क है बस। लेकिन आपको बता दें कि क्रिकेट मैच भी चल रहा है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान दुश्मनी होती है क्रिकेट के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की होती है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड को फायदा पहुंच रहा है। न्यूजीलैंड ने 151 पर ऑल आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। एक मौका तो ऐसा भी था जब 106 पर 9 विकेट उनके गिर चुके थे, लेकिन आखिर में थोड़ी सी इज्जत बचा ली उन लोगों ने। प्रसून जी, इंडिया का मैच होगा जब 12 बजे, तब देखना होगा। यूएई के खिलाफ है और वहां पर तो उम्मीद करते हैं कि 400 पार करेंगी इंडियन टीम। भारत में रोजगार नहीं है तो बड़ी तादाद में लोग दुबई चले जाते हैं, और यूएई में बड़ी तादाद में आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम वहां पर यूएई की टीम के साथ खड़े होंगे। और वैसे जिनके पास काम नहीं होता वो बैठकर क्रिकेट मैच भी दिन भर देख लेंगे। लेकिन यूएई की टीम में एक इंडियन भी है ना, कोई एक इंडियन नहीं, कई ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, और जो एक है जिनका परिवार मुंबई में रहता है, उनके विकेट कीपर का। वो परिवार कह रहा है हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। बड़ा परिवर्तन हुआ, ये भी बता दें, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी लॉर्ड से दुबई चला गया। तो स्थितियां हैं कि भारत के भीतर लोग जो बाहर दुनिया में निकल कर जा रहे हैं, उसका भी असर किस रूप में भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है, इसका नज़ारा आपने सिडनी में भी देखा और अमेरिका में भी देखा। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो वहां पर नारे लग रहे थे। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या नारों के जरिए विदेशी पूंजी आ पाएगी, और विदेशी पूंजी लाने के लिए जो लाइसेंस राज है वो खत्म हो जाए, जो लेबर रिफॉर्म है वो हो जाए, एक ऐसी सिंगल विंडो बन जाए कि सबको राहत मिलने लगे। क्या ये सब कुछ इस बजट में हो सकता है, या एक विजन आ सकता है? हमें लगता है ये आपको जरा यहीं पर चर्चा हमने छोड़ी थी। एक सवाल ये उठ जाता है कि क्या विकास ऊपर से नीचे नहीं हो सकता? कहा जाता है ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया है, अगर आप उद्योग को देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ऊपर वाला है वही रईस रह जाएगा। आप जवाब भी देना चाह रहे हैं। देखिए, आप जो सवाल जो उठा रहे थे कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं, पहले 6 महीने में विदेश जा रहे हैं, नॉट वरिड कि भाई देश में क्या हो रहा है। आप जरा सोचिए कि जब मैं बाहर जाता हूं, हमेशा पिछले साल सबका यही ओपिनियन था कि भारत करप्ट है, हमको यहाँ नहीं आना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, हमको यहाँ पैसे नहीं डालने हैं। फिर मोदी जी ने पहले अपना टास्क जो किया था कि ये परसेप्शन मुझे चेंज करना है भारत के बारे में, ताकि पीपल सोचें कि भाई यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखिएगा 6 महीने के बाद, देखिए मोदी जी का इतना प्लान्ड और फोकस्ड रहता है कि चाहे जो मर्जी मीडिया कहता रहे, वो अपने प्लान और फोकस से चलते हैं। आपको चूंकि गाड़ी चल रही है कि स्क्रीन पर, ये गाड़ी अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री जो कि निकले हैं, और अब कैबिनेट की बैठक होगी, वहां वो पार्लियामेंट जा रहे हैं। और इन सब के बीच बता दें कि राष्ट्रपति भवन में चाय का एक प्याला उन्होंने लिया है, बैठ के बातचीत की है, कॉफी शॉपी है उनके साथ। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी साथ में हैं, और ये काफिला अब सीधे पार्लियामेंट की दिशा में जाएगा। वहां से भी आपको तस्वीरें बहुत कुछ देर में साफ दिखाई देने लगेंगी। जी, तो मैं कंप्लीट करता हूं कि देखिए, एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि बजट में हम लोग फिस्कल डिफिसिट के बारे में बात करते हैं और करंट अकाउंट डिफिसिट। मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा कि करंट अकाउंट डिफिसिट होता क्या है। जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स आता है, जितना आप इंपोर्ट करते हैं आपको डॉलर्स में पेमेंट देना पड़ता है। रुपया आप छाप के नहीं दे सकते। तो हमें तो तेल चाहिए, अगर आपके घर में बिजली आना 3 साल के लिए, तो ये करंट अकाउंट डिफिसिट कैसे आएगा जब तक डॉलर नहीं आएगा अंदर। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसान के बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करें। फिस्कल डिफिसिट जो होती है वो जितनी आपकी टैक्सेस से आमदनी आती है और जितने आप खर्चा करते हैं उसमें जो बैलेंस आना चाहिए। लेकिन करंट अकाउंट डिफिसिट के लिए बिना डॉलर, तो कौन आएगा डॉलर लेके? आप लोग बैठे रहिए, फिर अब सब कहते रहे हमारा किसान का ही हो रहा है, सबका होगा। डॉलर कहां से आएगा अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया कि डॉलर कहां से आएगा। और हमको बार बार ये नजर आता है कि हम, अंशुमन आपको एक, हाँ देवेंद्र जी, हम एक चीज में जोड़ना चाह रहे थे, एक चीज हमारे दिमाग में वही चल रहा था। चाइना में डॉलर की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, उसकी अपनी इकोनॉमी जो अपना जो पैसा है वो कम रहता है। विदेशी माल जब आए वहां पर तो मान के चला जाता है कि वो ज़्यादा कीमती हो, जिससे लोग कम से कम देसी माल ही खरीदें। क्या हम लोग इस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि वाकई इंटरनेशनली अपनी इकोनॉमी को उस दिशा में ले जा सके जहां पे हमारा कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होकर नजर आने लगे? लेकिन हिंदुस्तान के भीतर की जो एक बेसिक समझ है वो अब भी है कि लगभग 60% तो उसी जगह पे जुड़ा हुआ है जिसको वो कंज्यूमर नहीं है। उसका फाइनेंस मिनिस्टर अब भी आसमान में है, इंद्र भगवान है, उसको मतलब उसको पता ही नहीं है कौन प्राइम मिनिस्टर है। स्थिति तो ये भी है इस देश में। ये बैलेंस कैसे बनेगा? क्योंकि छोटे छोटे लोगों के लिए बड़ी बड़ी बात करने का जिक्र पहले दिन सेंट्रल हॉल में प्राइम मिनिस्टर ने किया था। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश में इकोनॉमिक कन्फ्यूजन है।
इकोनॉमिक कन्फ्यूजन ये है कि एक्चुअली जो लोग हमारा इकोनॉमिक नीतियाँ या इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं वो आप देखेंगे उनकी एक टांग हार्वर्ड में होती है, एक टांग येल में होगी या स्टैनफोर्ड में होगी, और फिर यहाँ पार्ट टाइम के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं। जब ये लोग देश को चलाते हैं, अपनी सोच से चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आपने अगर किताब पढ़ी है उसकी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, वो किताब बहुत बढ़िया दर्शन करती है कि आपको दुनिया की इकोनॉमिक नीतियाँ जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे चलाई जाती हैं, कैसे इम्पोज की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वो लोग जो आज तक करते आए हैं वो हमारा एक कारण रहा है कि जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है। दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि साहब जो पैसा है वो छपता नहीं है, नोट हम छाप नहीं सकते। आपको हैरानगी होगी कि अमेरिका नोट छापता है, यूरोप अभी नोट छापने में चला गया है, $1.2 ट्रिलियन एक साल में यूरोज छापेगा। अमेरिका ने $3 ट्रिलियन छापे हैं एक्स्ट्रा। जापान नोट छापता है, चाइना नोट छापता है। भारत में कहा जाता है कि साहब अगर आप नोट छापोगे तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि बाकी सब देशों में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, हमारे देश में कैसे बढ़ जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए, शायद कहीं पर इसको देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको देखने की जरूरत है कि अगर वो लोग नोट छाप के अपना सारा काम कर सकते हैं और हमारा स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट इसलिए चलता है, बढ़ता है क्योंकि वहाँ से नोट जो एक्स्ट्रा छपते हैं वो हमारे देश में आते हैं, और जब वो वापस ले जाते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट डिप कर जाता है। तो कोई बहादुरी नहीं है हमारे देश की जो हम सोचते चलते हैं कि स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश में प्रगति हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा बाहर छप रहा है वो यहाँ पर आता है। रहा बात आपकी कि भाई 60% हमारा क्यों खड़ा है, वो इसलिए खड़ा क्योंकि वही लोग हैं जो बताते हैं कि भाई कंट्री का विकास तभी होगा कि अगर आप इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट्स को देंगे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी सरकार का मकसद ये होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कम करना मुझे लगता है गलत एक तरीका है। ये ऑस्टेरिटी मेजर है जो यूरोप में फेल हो रहा है, सब दुनिया में देख रहे हैं फेल हो रहा है। करना क्या चाहिए, आपको रेवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़ानी है, वो टारगेट होना चाहिए। अब देखिए, हमारी और आपकी जेब से, आम आदमी की जेब से अभी टैक्स लिया जाएगा, कोई एजुकेशन टैक्स, कोई हेल्थ टैक्स या जो भी है, 10-15% हम टैक्स। देवेंद्र जी, उस सवाल को आगे बढ़ाते चले, जो नोट छापने और डॉलर का जिक्र था, हम लोग उस सवाल पे जरा सा आगे बढ़ाएं। एक मिनट अगर पहले मुझे खत्म करने इस बात को, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 10% हमसे टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स आप कॉर्पोरेट्स को देते हैं। अब देखिए बड़ा मजा है, हमसे जेब से लिया, उनको आपने टैक्स एग्जेम्पशन दे दिए। अब पिछले 10 साल में 36 लाख करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया आपने उनको। 5 लाख करोड़ है जो सालाना दिया जा रहा था, 2007 से दिया जा रहा है सब्सिडाइज रेट पे या टैक्स के रूप में रियायत, जो कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। एक्चुअली कॉर्पोरेट सब्सिडी है, वो कॉर्पोरेट सब्सिडी, उसकी कोई बात नहीं होती है। जब हम सब्सिडी घटाने की बात करते हैं तो हम किसान की सब्सिडी, गरीब की सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए, और 36 लाख करोड़ रुपए को हम कहते हैं साहब ये इंसेंटिव है। ये देखो शब्दों का हेरफेर है, गरीब की सब्सिडी, अमीर का इंसेंटिव। ये बड़ा अच्छा। अब गरीब को डिफॉल्ट करते हैं, हम और आप जाएंगे बैंक में तो हम डिफॉल्ट करते हैं। अमीर जब डिफॉल्ट करता है तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ना आपको समझ आता है ना मुझे समझ आता है। 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट खड़ा है। जो उन्होंने वो किया है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने कहा कि बहुत कंसर्न का इशू है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। 10 लाख करोड़ कैफे से जवाब ले लेते हैं, आकलन पर आपत्ति उठ हाँ रही वही हम है कह रहे हैं, कैफे से जवाब लेते हैं। देखिए, अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं बजट पे, बजट बन के तैयार है और 11 बजे पिटारा खुल जाएगा। और हम ये मानते हैं, जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, कि ये एक साधारण बजट नहीं होना चाहिए। ये सारे जितने टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, टैक्स की कंसेशन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्या देंगे, ये सारे एक साधारण बजट की बात होते हैं, और जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्टिक मेजर्स। आपने एग्रीकल्चर को क्या दिया, इंडस्ट्रीज को क्या दिया, टैक्स पेयर को क्या दिया, आम आदमी को क्या दिया। लेकिन सवाल, एक जो मेन मुद्दा मैं समझता हूँ इस बजट में है, मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार में एक असाधारण बजट होना चाहिए, जिसमें इन इशू के साथ में मोदी जी को बॉक डाउन नहीं होना चाहिए। बजट वो होगा जो जिसे हम कहते हैं कि एक असाधारण बजट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेके बजट आएगा, और जो इमीडिएट रिलीफ को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म विजन को देख कर लाएगा। और लॉन्ग टर्म विजन की बात करेंगे तो क्या होता है कि 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कि देश में टोटल जो आपकी किट्टी है, आप उस सर वो तस्वीर नजर आ रही है पार्लियामेंट से, अरुण जेटली जी पहुंच गए हैं वहां पर, और ये मीडिया शक्ल बदल जाती है लेकिन तस्वीर वैसी ही रहती है, उसी तरह की हलचल, उसी तरह से अभी पलटकर मुमकिन है कि अरुण जेटली मुड़कर एक बार पोज करें। नहीं लगता है राष्ट्रपति भवन में पोज कर चुके, नहीं, देखिए रुके, हमें मीडिया के लिए यहाँ पर पोज किया, और उसके साथ ही ये कौतूहल थोड़ा सा और बढ़ा कि उस बक्से के अंदर है क्या इस बार। वही संतुलन, लोक और अब ये लुभावन। कैबिनेट की बैठक इसके बाद एक होती है जिसमें मोहर लगा दी जाती है इस बजट को लेकर। उसके बाद ये बजट फिर देश के सामने आता है जो 11 बजे पार्लियामेंट में पढ़ा जाए।
जी देखिए क्या है कि बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप वो कदम उठाएं, वो चीज़ें सोच के लाएं जिससे देश की ओवरऑल किट्टी बढ़े। और किट्टी जब देश की बढ़ाने की कोशिश होती है तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत होती है कि देश की प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन आएगी। और उसके क्षेत्र में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बैलेंसिंग करनी है कि एग्रीकल्चर को क्या देना है, मैन्युफैक्चरिंग को क्या देना है, मोटो और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ओवरऑल देश की ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। अगर बजट हम इसको अब इधर ले आते हैं। आपने जो सवाल उठाया, मनीषा जी उठाइए जरा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ये हम रिफॉर्म्स, ये बजट जब वक्त आता है, जब चुनाव का वक्त आता है, तब तो हम गरीब के वोट कितने सीट आए वहाँ तक देखते रहते हैं। लेकिन बजट का वक्त आता है तो हम कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है? गरीब को अगर डायरेक्टली कुछ देते हुए दिखते हो, कृषि पे कुछ करते हुए दिखते हो, तो उन सबको हम पॉपुलिस्ट का ढांचा कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखिए दुनिया का इतिहास, अगर हम देखें लातिन अमेरिकी राष्ट्र जहां से अब हम हार मानकर उनके पास हम जाते हैं समझने के लिए कि कल्याणकारी योजनाओं को अच्छी तरह कैसे चलाएं, उन्होंने अपने इनइक्वालिटी, असमताओं की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया। क्या भारत, और उनको पॉपुलिज्म नहीं कहा जाता, आज उनको सक्सेसफुल प्रोग्राम्स माना जाता है। तो भारत में भी सरकार की दृष्टि केवल जब हम पॉलिटिकल ट्रस्ट गेन करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक पूंजी बटोरने के लिए तो गांव तक जाएं, उसके बाद गांव को दलदल समझें। तो मेरे हिसाब से कृषि की तरफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल सड़क ही नहीं लेकिन कृषि भी हो, वहाँ पे स्कूल भी हो, वहाँ हेल्थ भी हो, ये सारी बातें पॉपुलिज्म नहीं है। जब तक आपका बेस स्टेबलाइज नहीं होगा, केवल डिमांड स्टिमुलस, आप बैंक अकाउंट से कुछ पैसे और दे दो और रहने को वही दलदल। आज स्थिति ये है कि भारत का अधिकांश नागरिक जो गाँवों में रहता है, चाहे वो हार्वर्ड येल भी पढ़ के आए, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस अगर भारत का गांव है तो वो शर्म से बताना नहीं चाहता कि मैं भारत के ग्रामीण इलाकों का बाशिंदा हूं। सही पानी लेने के लिए भी उसको ट्रेन पकड़ के या साइकिल चला के कहीं जाना पड़ता है। तो इन विषमताओं के, नहीं, मैं बताना चाहती हूं आपको कि ये करप्शन और फॉरेन डॉलर की बातें यहाँ नहीं है। आप ये देखिए, कंपनी राज जब भारत में था तो सबसे भ्रष्ट था कंपनी राज, तब भी विदेशी पूंजी निवेश करने में कंपनी को कोई वो नहीं हुई। तो देखता है कि विदेशी पूंजी केवल ये टटोलता है कि कहां मैं जाऊंगा और वहां की राज सत्ता मेरे पूंजी को मेरे नियम कानूनों के आधार पे सशक्त रखेगी। ठीक है, वैसी आस की जरूरत है, आप वो भी दीजिए, लेकिन सबसे बड़े जिस आस की जरूरत है वो उस आस की जरूरत है कि जहां से आप पॉलिटिकल ट्रस्ट और पॉलिटिकल कैपिटल लेके आते हैं, क्या वहीं आप अपने नीतियों की आस बैठा सकते हैं? ऐसा सूक्ष्म लक्ष्य आप ही तो ऑब्जेक्ट करते हैं ये लैंड एक्विजिशन बिल। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल बनाइए, जब मोदी जी, एक मिनट आपने सुन लिया मैंने, मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप मुझे एक आइटम बताइए लैंड एक्विजिशन बिल विच इज एंटी फार्मर। कोई पार्लियामेंट में नहीं बता रहा है। एक सेकंड, सब वो कह रहे हैं, मुझे आप करेक्ट कीजिए, वो कह रहे हैं एक सेकंड, अगर मुझे अस्पताल बनाना है, अगर मुझे स्कूल बनाना है, अगर मुझे रूरल में रोड बनाना है, तो वहां पे मैं फार्मर को 4-4 टाइम्स प्राइस दूंगा। लेकिन अब अगर खड़े रह गए तो एक फार्मर नहीं बेच रहा, आपका अस्पताल नहीं बनेगा। क्या बात कर रहे हैं आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमको करना है, यहाँ मोदी जी कराना चाहते हैं और आप कह रहे हैं नहीं, आई मस्ट अपोज इट। एक सेकंड का नाम बताइएगा, मुआवजा मिला हो जिसे। एक सेकंड, आप 4 गुने मुआवजे की बात जिक्र कर रहे हैं। हाँ। आपको इस जानकारी होनी चाहिए, एक तो सर्कल रेट पे मुआवजा होता है। एक सेकंड, वो पॉइंट में आ रहा हूं। एक सेकंड, मैं मेधा पाटकर के साथ एक चैनल पे था, नहीं मैंने, उन्होंने वही कहा, सुनिए, वो उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होनी चाहिए ताकि यू गेट द फार्मर गेट्स पूरा प्राइस। ऐसा ठीक है, तो आप प्रोसेस के बारे में ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के बारे में नहीं। तो अगर प्रोसेस पे गलती है तो आप रेस करिए कि आप कमेटी में आ जाइए, आप बोल दीजिए मार्केटिंग रेट क्या है। लेकिन ऐसी बात कि मैं आने ही नहीं दूंगी, ये नहीं होगा। 10 साल से ये नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा। हमारे साथ चूंकि मुंबई से गुणावत जी, सेंसेक्स ऊपर गया है, क्या ये बैरोमीटर सही मान लिया जाए, दिशा अच्छी है बजट को लेकर? उछाल के साथ खुलता है इस वक्त शेयर बाजार, 200 अंकों के उछाल के साथ खुला है। लेकिन जिस तरह से पूरी ये विश्लेषण हो रही है कि भी ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ये बात सही है कि शेयर बाजार इस वक्त बहादुरी का काम नहीं कर रहा है। कल की बात करें, 2000 करोड़ रुपए विदेशी संस्थागत निवेश ने खरीदारी की थी, उससे एक दिन पहले भी 2000 करोड़ रुपए भारत में आए थे। रिटेल मार्केट गायब है, आम निवेशक गायब है। तो इस वक्त शेयर बाजार क्या चाहता है? क्योंकि कई बार ये भी है कि यहाँ पे दुकानें भी बंद हो रही है, शेयर बाजारों की दुकानें भी बंद हो रही है। मोदी जी से क्या चाहते हैं शेयर बाजार? देखिए, साफ तौर पे एक चीज़ चाहते हैं कि जो व्यवसाय है वो फले फूले।
व्यवसाय फूलेगा, कंपनियां अच्छा करेंगी, अच्छा डिविडेंड देंगी, उनकी शेयर की कीमतें ऊपर जाएगी। और यही सब देख के विदेशी निवेशक जो हैं वो पैसा भारत में लगा रहे हैं, क्योंकि जो मेक इन इंडिया की मुहिम है, जिसमें डिफेंस है, मेडिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, ये सब बैंकिंग है, ये सब क्षेत्रों में एक उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा प्रावधान आएंगे और मार्केट अच्छा करेगा। आपको लगता है कि मोदी जी के इस फुल फ्लेज बजट में कुछ ऐसा आएगा जो शेयर बाजार उछलना चाहिए, या फिर ऐसे ग्राउंड रियलिटी सामने आना चाहिए? देखिए, बजट आते हैं और बजट जाते हैं। बजट महज एक दिन है। पिछले बजट में एक दिशा निर्देश हो गया, उस दिशा निर्देश पे अब वक्त आ गया है कि कोई ठोस कदम उठाए जाएं। अगर यदि वो ठोस कदम नहीं नजर आते इस बजट में, तो जरूर शेयर मार्केट को निराशा हो। थोड़ी देर के लिए मान लें कि विदेशी संस्थागत निवेशक अपना पैसा खींच लेते हैं, कोई इस बजट में कुछ ऐसा आता है कि वो कुछ अच्छा नहीं है, तो क्या मान के चले कि शेयर बाजार में पैसा आना बंद हो जाएगा? ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कहीं नहीं जाने वाला। इंडिया के यूथ की एस्पिरेशंस कहीं नहीं जाने वाली। डिस्पाइट द गवर्नमेंट भी भारत अच्छा करेगा, पर अगर गवर्नमेंट से सहयोग मिलता है तो उतना और अच्छा। हाँ, जरूर शेयर मार्केट में एक बार क्षति पहुंच सकती है, सूचकांक लुढ़क सकता है, पर भारत में पैसा आना बंद नहीं होगा। ऐसी बातें प्रश्न, भारत में जी पैसा आना गुणावत बंद जी, हम नहीं समझ होगा, रहे हैं लेकिन- कितनी मुसीबत है और शेयर बाजार भी कैसा। आप जवाब दीजिए तो उसके बाद हमको बिग बाजार जाना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये लैंड अमेंडमेंट बिल अभी लाए हैं, ये बिल्कुल ही एंटी फार्मर है। इसको सारे को विड्रॉ करना चाहिए। ये एक इंप्रेशन दिया गया देश में कि ज़मीन जो है वो वादा है आपकी डेवलपमेंट के लिए। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन दिया गया, ये सिर्फ लैंड ग्रैब करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका कि देखिए, अभी कल परसों मैंने एक न्यूज़पेपर में टीवी पे रिपोर्ट देखी है, 5 स्टेट्स में 45% एरिया जो है एक्वायर किया हुआ है वो अभी खाली पड़ा है। SCZ जो बने थे, अभी 56 कंपनियों ने लिख के दिया सरकार को कि हमें छूट दी जाए, हम नहीं करना चाहते, ज़मीन हम वापस कर रहे हैं। ज़मीन तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आप और जमीन चाहते हैं। ये जो लैंड ग्रैब चला हुआ इस देश में, उसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना यही एक कारण है कि देश डिवाइड हुआ पड़ा है। यही एक देश को डिवाइड किया हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे बड़ा है कि आज के मुद्दे में बजट के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज या जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास आज पार्लियामेंट से पास होने वाले हैं, उसका शायद जिक्र कभी भी इस बजट में नहीं आने वाला है। बजट का मुद्दा बहुत साफ है कि आम आदमी को राहत कैसे पहुंचाया जाए और उसकी पूंजी और रकम कैसे बढ़ाई जाए जेब में। उपभोक्ता तो सिर्फ यही चाहता है कि उसको छूट मिले। अब ये छूट देने के लिए वित्त मंत्री के पास अगर दो ही राय होता है, डेबिट और क्रेडिट करना, यानी कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसके साथ जो तो कोई बात ही नहीं होती है। मुद्दा ये आता है कि जो आपके पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसको आप कितना अहम महत्व दोगे, क्योंकि आज के दिन हम लोग जो मानते हैं पॉपुलिस्ट मेजर का मतलब जो है गरीबों के लिए मेजर होता है, और दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि गरीब जो है या जो गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी विकास नहीं होगी तो आपकी डिमांड सप्लाई चेन आपका व्यस्त होगा। तो ये जो दुविधा है, ये अगर जेटली जी संभाल पाए और एक बैलेंसिंग एक्ट, मैं जो शुरू में बोला था, जहाँ पे मैं बोलता हूँ एक बैलेंसिंग एक्ट करे कि जो गांव का व्यक्ति है उसको जो सुविधा, मूल्य सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले, और यही मोदी जी का वादा था। पिछले बजट में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अभी आए थे, और अभी तो 5 साल का चलने के समान ये बजट होगा। हमने आपके लिए खास तौर पे व्यवस्था की है कि जो भाषण अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा, बजट को रखा जाएगा, उसमें हमने व्यवस्था की है कि वो हिंदी में हम आपको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप उसे हिंदी में सुन सकते हैं। आज तक चैनल पर 11 बजे से वो बजट पेश होगा।